नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम मॉन्क पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो 71वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 4 जो 13 अगस्त को कंडक्ट किया गया है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है। तो डिस्कशन से पहले एक यह डिस्क्लेमर है जो आप लोग जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का पहला राजा होता है, उससे संबंधित कौन नहीं, तो सांची। सांची का जो स्तूप है यह आपको अशोक बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। सुषमा, रुद्रदमन का जूना अभिलेख और विष्णुगुप्त, यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ही थे। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इससे हमें यह पता चलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सुदर्शन झील बनवाया था। यह हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलता है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और सुषमा कौन है, तो एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसार एंड गवर्नर ऑफ तक्षशिला। तो यह जो है तो ठीक है, आप कीजिए, पूरा सुनिए। अगर एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट आपको लगेगा तो बोलिएगा, तो इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कीजिए। तो आप अगर ये बोलिएगा तो और एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन आप आराम से सुनिए और रिक्वायरमेंट होगा बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, तो ये आपको संबंधित नहीं है। तो ये है आपको सांची। सांची का जो स्तूप है यह पर्टिकुलरली आपको अशोक से संबंधित है, इसका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो हर्षवर्धन के समय में असम में कौन शासन किया था, यह है आपको भास्कर बर्मन। यह जो क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पर है, यह मेनली प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर से यह क्वेश्चन एडिटोरियल डाला है। तो भास्कर बर्मन जो है आपको हर्षवर्धन के समय में राजा था असम में। राजा दाहिर जो है आपको 712 ईस्वी में जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम अटैक किया था, वहां पर था। अफसद जहां जो है, यह इसका रोल क्या है, अफसद जहां जो है एक मिलिट्री कमांडर है जो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर अटैक किया था 712 में, तो उसको हेल्प किया था। असबद जहां उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में फिगर है तो इसको भी याद रख सकते हैं। लेकिन भास्कर बर्मन जो है यह असम में राजा था, भास्कर बर्मन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जानवर सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था, तो यह जो है आंसर घोड़ा। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है, घोड़ा के बारे में माना गया है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इसका आंसर घोड़ा है, यह आप भी याद रखिए। यूपीएससी में पूछा है तो आगे कभी बीपीएससी में भी यह पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है उसमें से परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन महर्षि कनाद ने किया था। और महर्षि कनाद जो है किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के फाउंडर है, तो वैशासिक जो स्कूल ऑफ फाउंड है उसके फाउंडर है। द थ्योरी ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय कनाद इन वैशासिक फिलॉसफी, ठीक है। योग स्कूल ऑफ फिलॉसफी के कौन फाउंडर है, योग स्कूल, क्या आप कमेंट करके बताइएगा। न्याय के गौतम है, सांख्य के कौन है। ये सब जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है इस पर। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। तो भारत में कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो राइट से लेफ्ट कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो यह है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि में आपको अशोक का अभिलेख जो है हमको देखने को मिलता है। अशोक का अभिलेख जो है आपको खरोष्ठी में भी देखने को मिलता है। भारत में बेसिकली अशोक का अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है भारत में, और खरोष्ठी लिपि में आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो पाकिस्तान वाली जगह में अशोक का अभिलेख हमको खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, यह कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट भी थोड़ा सा कीजिए ताकि आप पता चले, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा आपको कुछ रिवीजन भी होना चाहिए। तो हम आपको बता दें, जो भारत में अशोक का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में था, पाकिस्तान में खरोष्ठी में था, और अफगानिस्तान में किस भाषा में था बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि जो है आपको दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। जिल्ले इलाही मतलब अल्लाह का जो है रूप, अल्लाह का जो है प्रतिरूप धरती पर। तो राजा के लिए जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार बलबन किया था। जिस वो बलबन का मानना था वो भगवान का ही प्रतिरूप धरती पर है, और वह किसी भी आम आदमी से बात करना मिलना पसंद नहीं करता था। यह बहुत ही स्ट्रिक्ट था बलबन। बलबन का टाइम पीरियड क्या है, तो 1266 से लेकर 1286, 1266 से लेकर 1286। ये अपने पोता को बहुत ही स्ट्रिक्टली रखता है। जो पोता इसके मरने के बाद राजा बनता है और शराब और सुंदरी के नशे में पैरालिसिस होकर मर जाता है, और इस तरीके से गुलाम वंश की कहानी 1290 में खत्म हो जाती है। तो बलबन जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन इन्फोर्स करता था और अपने आप को भगवान अल्लाह का प्रतिरूप मानता था। यह किसका है, बलबन। बाद में अकबर भी अपने आप को जिल्ले इलाही शब्द का यूज किया है, ठीक है। इल्तुतमिश उतना कठोर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी जो है तो खुद ही नया धर्म स्टार्ट करने की कोशिश में था, इतना नहीं था, इतना कठोर रूल्स रेगुलेशन के लिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। बलबन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही क्रूएल ढंग से रूल्स रेगुलेशन इंपोज करना चाहता था। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, भगवान का ही प्रतिरूप मानता था। अगला क्वेश्चन क्या है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। तो यह अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया है।
तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो इसका आंसर है नुसरत खां। नुसरत खां जो था अलाउद्दीन खिलजी के बिहाफ पर गया था गुजरात पर अटैक करने के लिए। यह नुसरत खां कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर है। यह नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के बिहाफ पर गया था गुजरात पर अटैक करने के लिए। गुजरात को लूट करके वहां से जो स्त्री पुरुष गुलाम था उसको लाया नुसरत खां। किसको? तो मलिक कफूर नामक एक गुलाम को भी लाया। नुसरत खां इसको खरीद के नहीं लाया था। कभी भी कहीं पर कोई राजा जीतता था तो वहां से लोग को वैसे ही पकड़ के लेके आ जाता था, उसको फिर मार्केट में बेच दिया जाता था। तो मलिक कफूर नामक आदमी गुजरात में जहां पर रह रहा था, जिसकी यहाँ गुलामी कर रहा था, वह आदमी मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। नुसरत खां कुछ भी पैसा देकर नहीं लाया। नुसरत खां इस मलिक कफूर को सुपुर्द किया, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द किया। अलाउद्दीन खिलजी भी कुछ पैसा देकर नहीं लिया इससे। तो नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी को मलिक कफूर को सौंपा था। मलिक कफूर का जो ओरिजिनल ओनर था, जो गुजरात में था, वह मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। तो यह याद रखिएगा, यह कनेक्शन है कहानी का। भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी एक और आदमी को कहते हैं, वह कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य अचानक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 पन्न देके खरीदा था और फिर उसको अपना स्टूडेंट बनाया, फिर उसको राजा बनाया। तो यह 1000 दिनारी का जो कंसेप्ट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलिक कफूर भी जो है साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा साम्राज्य है मलिक कफूर ही फैलाता है। फिर मलिक कफूर ही अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी जो अंतिम समय में रोते हुए बिलखते हुए मरता है, उसके पीछे भी मलिक कफूर का ही हाथ है। तो मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को बढ़ाता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी की फैमिली को खत्म कर देता है। अलाउद्दीन का अंतिम समय में बहुत ही कष्टपूर्वक मौत होता है, उसके पीछे भी मलिक कफूर का ही हाथ है। तो मलिक कफूर एक इंपॉर्टेंट फिगर है। कब से कब तक? आपको 1208 से लेके 1308 से लेके 1316 तक मलिक कफूर। यह आखिरी मलिक कफूर जो इंपॉर्टेंस में आता है वह मंगोल को पराजित करता है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है मलिक कफूर के लिए। अगला है मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो यह भी रिपीटेड एग्जाम में आता है, मराठा का अष्टप्रधान। तो सचिव जो था, सचिव का क्या काम होता था अष्टप्रधान में? तो सचिव जो होता था आपको यहाँ पर यह होता था पत्राचार प्रभारी। पेशवा जो होता था प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल। सुमंत जो होता था यह होता था सुमंत जो होता था विदेश मंत्री। अमात्य जो होता था वह क्या होता था? यह आपको वित्त मंत्री होता था। तो यह आपको एकदम याद रखना है अष्टप्रधान में किसका क्या रोल है। यह एग्जाम में कई बार ये पूछा है और पूछने का चांस इसका बहुत ज्यादा है। फुताहत ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो फुताहत आलमगिरी जो है ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया है। ये सब नाम याद रखिएगा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा है, जो आपको 1509 से लेकर 1529 तक राज करता है। यह जो है आपको विजयनगर के पास नगलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना करता है। तो यह याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो मैकॉले ने कब यह जारी किया था? तो यह 2 फरवरी 1835। यह डेट याद रखिएगा, बीपीएससी पूछा है ये सब क्वेश्चन। तो मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपनी प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो 2 फरवरी 1835। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में कहां पर लीडरशिप प्रदान किया था? तो जगदीशपुर। बीपीएससी का हर एक टेस्ट पेपर में यह क्वेश्चन आएगा ही, इसके बिना बीपीएससी क्वेश्चन पेपर छापता ही नहीं है। तो कुंवर सिंह जो है कहां पर लीड किया था? तो जगदीशपुर। हजरत महल, जो रानी हजरत महल थी, यह आपको कहां पर लीड की थी? तो यह आपको की थी लखनऊ में। उसके बाद खान बहादुर आपको कहां पर लीडरशिप प्रदान किया था? तो बरेली में। मौलवी अहमदुल्ला जो है आपको कहां पर लीडरशिप प्रदान किया था? तो फैजाबाद में। तो यह आपको याद रखना होगा 1857 की क्रांति के समय किसने कहां पर क्या रोल अदा किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद किस वायसराय ने भारतीय औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का काम किस गवर्नर जनरल ने किया? तो यह है लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड क्या था? 1869 से 1872 तक, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप में मार दिया जाता है, लॉर्ड मायो। ठीक है, यह जो है यहाँ पर लॉर्ड मायो किस में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का क्या टाइम है? 1899 से लेकर 1905। आपको हर एक गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए। लॉर्ड रिपन का क्या टाइम पीरियड है? लॉर्ड रिपन जो बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा काम किया भारत में, इसका टाइम पीरियड है 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड रिपन। इससे पहले रहता है लॉर्ड लिप्टन, 1876 से लेकर 1880। बहुत परेशान करता है भारत को, लेकिन रिपन आता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो लॉर्ड मायो जो है 1869 टू 1872। लॉर्ड मायो के बाद कौन आता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 1872 से 76 कौन गवर्नर जनरल आता है? स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति यदि समाचार पत्रों में कुछ आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह जो है द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो आपको लॉर्ड लिप्टन के समय आया था, उसका यह प्रावधान है। अगर समाचार पत्र में कुछ भी सरकार के विरुद्ध में बात लिखा जाएगा तो समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यह आपको सही है। उसके बाद यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, अगर कुछ गलत नहीं लिखे हैं तो क्यों जब्त किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो इसमें है प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, तो यह ऑप्शन गलत है। यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त
कर लिया जाएगा। तो यह भी बात सही है। अगर ज़्यादा आप गलत कुछ विरोध में ज़्यादा लिखिएगा तो आपका प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर लेंगे, समाचार पत्र को भी जब्त कर लेंगे। तो यह सब कब आया था? तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड रिपन। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो द इंडियन मिरर जो अखबार था, यह 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो यह कांग्रेस की स्थापना के बारे में बोला, कांग्रेस जो है हमारे देश का भावी संसद का केंद्र होगा और हमारे देश के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई करेगा। तो यह बात किसने कहा था? तो द इंडियन मिरर। इंडियन मिरर किसने फाउंड किया था? तो यह इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने यह स्टार्ट किया था। तो इंडियन मिरर में यह लिखा गया था। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा कब स्टार्ट हुआ? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट हुआ था। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रामकृष्ण मिशन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्टार्ट हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में, जिसके सबसे फेमस स्टूडेंट कौन है? महात्मा गांधी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फेमस स्टूडेंट महात्मा गांधी थे, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। विधवा विवाह समाज जो है यह स्टार्ट किसने किया था? तो विष्णु शास्त्री पंडित 1861 ईस्वी में स्टार्ट किया था। विधवा विवाह जो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था, उसी के समय विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित की मदद से 1861 में बना था। तो यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो सहजानंद सरस्वती बिहार के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अखबार का नाम क्या है? लोक संग्रह। तो यह याद रखिएगा, कौन सा अखबार स्टार्ट किया था? तो लोक संग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद है न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने आपको न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लिखा है, जो आपको 1908 तक का जो टाइम पीरियड है, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पीरियड में बंगाल के बहुत बड़े लीडर रहते हैं। और उसके बाद 1909 में यह ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोकेशन है पौंडीचेरी में चले जाते। तो अरविंदो घोष फिलोसफर है, राइटर है। तो ये जो है द न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लिखा है अरविंदो घोष। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो यह जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो यह है आपको पीएन ओझा के द्वारा। यह एक बुक है जिसमें पीएन ओझा ने यह लिखा है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष। उसके बाद है स्वदेशी सेवक संघ, स्वदेशी सेवक होम। स्वदेशी सेवक होम जो है यह आपको वैंकूवर में स्टार्ट किया जाता है। यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है यह आपको सीटल में स्टार्ट किया जाता है। यह पॉइंट से है। युगांतर आश्रम जो है यह आपको सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट होता है। और आईएनए का जो हेडक्वार्टर है पहले सिंगापुर होता है, फिर आपको आईएनए का हेडक्वार्टर रंगून शिफ्ट होता है। तो स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, ये सब जो है 1908 1909 का है, टाइम पीरियड का है। और आईएनए जो है जो इंडिया आजाद हिंद फौज जो है ये आपको कब का है? तो 1943 के आसपास का है। और इसका हेडक्वार्टर पहले सिंगापुर रहता है, फिर रंगून होता है। तो ये चारों जो है 1 2 3 करके सब करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, तो यह सही है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन की बातें इसमें नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मूल्यांकन की बातें की गई थी, जिसके तहत साइमन कमीशन आया था। तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन की बातें नहीं थी। भारत के संघ का प्रस्ताव था, भारत में फेडरल गवर्नमेंट बनेगा, इसकी बातें थी। तो ऑप्शन सी जो है यह आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पैरेलल गवर्नमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बना था, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो रैयती सरकार करके खेरा गुजरात में कुछ नहीं बना था। ये सब यह जो प्रति सरकार सतारा में बना था, प्रजामंडल तलचर उड़ीसा में बना था, जातीय सरकार ताम्लुक बंगाल में बना था, लेकिन ये खेरा में रैयती सरकार नहीं बना था। तो ऑप्शन ए जो है गलत है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार किया था। तो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार अफीम था, ओपियम वार, जिसके कारण चाइना में हुआ भी था। तो भारत में से में ओपियम उगाया जाता था, उसको चीन में बेचा जाता था और उस पैसा का यूज इंग्लैंड में किया जाता था। तो यह जो है अफीम होगा। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच में त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम था। लॉर्ड मायो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। तो यह पॉइंट सही है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला। लॉर्ड मायो ही पहली बार भारत में जनगणना भी करवाया था। भारत, यह सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। इसने मौजूदा असमता और समानता को सुधारने का प्रयास किया। उसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो यह जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन जो है यह किया यूनियन और प्रोविंस के बीच में। तो यहाँ पर चारों पॉइंट जो है आपको सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। यह जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो 1916 से 1918 के आसपास ये हुआ। सूरत विभाजन कब हुआ है तो 1907। खेरा सत्याग्रह 1918। मॉल्लो मिंटो सुधार 1909। इसको अगर हमको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले क्या हुआ, सूरत विभाजन 2, फिर 2 के बाद क्या होगा, 2 4 1 3, 1 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो। उसके बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम उपयोग किया? तो फर्स्ट भूख हड़ताल जो महात्मा गांधी ने किया वो कहाँ किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। भारत में पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने कहा किया तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में। भारत में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ किया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण में किया। भारत में पहला असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ तो खेरा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद, महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण, महात्मा गांधी का पहला असहयोग आंदोलन खेरा। ये भी याद रखिएगा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था? तो 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था जिसमें सबसे पहले विनोबा भावे मेंबर बने, व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। जब विनोबा भावे को अरेस्ट कर लिया गया तब कौन बने? जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया। जब जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया तब ब्रह्मदत्त व्यक्तिगत सत्याग्रह बना। तो यह आपको कहां से स्टार्ट किया गया था? तो पवनार महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवनार महाराष्ट्र। ठीक है। 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सिपरू जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया। तो महात्मा गांधी का जब इंपॉर्टेंस कांग्रेस में ज्यादा बढ़ने लगा तो जो पहले के मॉडरेट्स लीडर थे उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो यह कब बना है? आपको इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है 1919 के आसपास यह बना है। और इसके फाउंडर कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की स्थापना से पहले पूरे भारत में सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। यही जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, जो मॉडरेट्स जो है आपको इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाते हैं जब महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंस कांग्रेस में ज्यादा बढ़ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो खुफिया रेडियो जो है उषा मेहता ने स्टार्ट किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचित्रा कृपलानी, एनी बेसेंट ने, यह तो सबको पता ही है। उषा मेहता खुफिया रेडियो से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है आपको टेस्ला, उसके समतुल्य क्या है? तो यहाँ पर आपको न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है यह टेस्ला का यूनिट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। तो बस में बैठे यात्री किधर जाएगा? तो दाईं ओर बस अगर मुड़ा है तो हम लोग किधर जाएंगे? तो बाईं ओर जाएंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ काम करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या कहता है? अगर बस दाईं ओर मुड़ा तो आदमी जो है बाईं ओर झुक जाएगा। तो बस में बैठे यात्री जो है बाईं ओर झुकेंगे। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह जो है आपको सितार वादक अपने स्ट्रिंग में इतना तनाव देता है जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो वह दूसरे जो यंत्र हैं ऑर्केस्ट्रा में उससे मैच हो। तो आपको ध्वनि के आयाम को मैच करता है। आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करता है, फ्रीक्वेंसी को मैच करने का कोशिश करता है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, तो जब टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो डायमीटर है अगर बढ़ेगा तो टेलीस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वह भी बढ़ेगा। तो यह याद रखिएगा। डिफरेंशियल एबिलिटी जो होता है वह आपको डी बाय डिफरेंशियल एबिलिटी इक्वल टू डी बाय 1.22 लैम्डा होता है। तो अगर ये डायमीटर बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर बढ़ेगा, अभिदृश्यक लेंस का व्यास मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर बढ़ेगा तो टेलीस्कोप की जो विभेदन क्षमता अर्थात रिजोल्यूशन पावर जो है यह भी बढ़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यह सब कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है, यह ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है, वहीं पर आपको लेंस का और टेलीस्कोप के बारे में दिया गया और यह फॉर्मूला भी दिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ने शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु के आकार के बराबर अगर हमको प्रतिबिंब चाहिए तो उसको हमको कहां पर रखना होगा? तो ये हमको रखना होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर वक्रता के केंद्र पर रखना होगा। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यह याद रखिएगा। दो समांतर प्रतिरोध द्वारा सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का क्या मान होगा? तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड किए हैं, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड किए हैं। तो यहाँ पर एक का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे का वैल्यू निकालना है। तो अगर दो कोई कितना भी अगर रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है तो उसका क्या फॉर्मूला था? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जितना भी है इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको r का वैल्यू दिया है, r1 का वैल्यू दिया है, तो r2 का वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट करके निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4.7 किलो ओम हो जाएगा दूसरे का। ठीक है। अगर पैरेलल दो समांतर प्रतिरोध वाला यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ
रेजिस्टेंस इन द सीरीज, तो ये होता है, और पैरेलल में ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल ये सिंपल सिंपल आता है क्वेश्चन में। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्सन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा। बीपीएससी 3-4 साल पहले हर एक साल पूछता था, 2-3 साल से नहीं पूछा ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को मैच करने के लिए, लेकिन चांस है फिर से कभी पूछ दे। तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्सन का क्या फॉर्मूला है, C/100 इक्वल टू क्या होता है, F-32/180। यह फॉर्मूला को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सी और एफ का वैल्यू -40 पर समान होता है। तो यह फॉर्मूला भी याद रखिएगा, C/100 इक्वल टू F-32/180। यह फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है। 68 तक शायद बीपीएससी हर साल ये क्वेश्चन पूछता था। सेल्सियस आपको सेल्सियस में दे देगा, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, या फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे दिया, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए देता था। उसके बाद है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना है, वेवलेंथ कितना है। तो वेवलेंथ जो है आपको विजुअल लाइट का कितना है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम है। 3900 एंगस्ट्रॉम्स टू 7800 एंगस्ट्रॉम विजुअल स्पेक्ट्रम जो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल विभवांतर मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, सही है। ए मीटर से विद्युत धारा करंट को मापते हैं, यह भी सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर भी मापते हैं, विद्युत वाहक बल भी मापते हैं पोटेंशियोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से करंट मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है आपको ओम मीटर से मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध के लिए गैल्वेनोमीटर गलत है। कोरेंडम और क्रोलाइट किस धातु के अयस्क है। तो यह आपको किस धातु का अयस्क है, तो यह आपको अल्युमिनियम का अयस्क है। कोरेंडम और क्रोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह आपको अल्युमिनियम का अयस्क है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो परमाणु के लिए पहला जो व्यक्ति जो मॉडल दिया था वो कौन दिया था, तो जे थॉमसन। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद उसका स्टूडेंट नील्स बोर भी आपको परमाणु के मॉडल की बातें कर रहा है। तो लेकिन सबसे पहला जो परमाणु का मॉडल दिया था वह किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस योगदान देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह देता है ग्रीन हाउस। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह भी देता है, मीथेन भी देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इक्वल प्रेशर और वॉल्यूम, इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ कहता है ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सेम वॉल्यूम। यह जो है आपको एवोगाड्रोस लॉ है। तो ये याद रखिएगा, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, पास्कल लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो है ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो का लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है। तो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था जो एक साथ जिस बिंदु पर रहता है उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु पर, ट्रिपल पॉइंट पर जो है सॉलिड, लिक्विड और वेपर फेज तीनों को एग्जिस्ट करता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन 2-3 साल पहले तो बीपीएससी हर साल पूछता था। तो पीएच एसिड बेस तो अभी भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कोई टेस्ट पेपर आप बीपीएससी का देख लें, ऐसा नहीं होगा जिसमें एसिड बेस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जैसे कुंवर सिंह हिस्ट्री में फेमस है, रिपीट होगा ही, एसिड बेस साइंस में आपको रिपीट होगा। तो एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H आयन की सांद्रता क्या होगी। तो अगर पीएच जो है 3 से 6 बदलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वह एसिड से बेसिक हो रहा है। जितना पीएच कम होगा उतना एसिडिक होगा, जितना पीएच बढ़ेगा उतना बेसिक होगा। तो आपको जो है यहाँ पर H आयन की सांद्रता क्या होगी, यह आपको घटेगा, अर्थात वह कम एसिडिक होगा। H+ आयन की सांद्रता क्या है, 1000 गुना कम होगी। तो यह आपको लॉगरिथमिक स्केल होता है, pH = log 1/H+। तो यह भी फॉर्मूला याद रखिएगा। तो pH 3 से 6 बदलता है तो इसका क्या मतलब हुआ, एसिड से पहले जितना एसिडिक था उससे अब कम एसिडिक हुआ, H+ आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या कितना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 18 + 20 = 38। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो ये सब बेसिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसको आसान क्वेश्चन मान के मत छोड़ दीजिए, बहुत ही आसान है। आपको नंबर एक नंबर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो यह भी सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी फेवरेट टॉपिक है। तो पानी का उबालना जो है यह भौतिक परिवर्तन है, कुछ भी नया नहीं बनता है। पानी का केवल रूप बदलता है जब हम पानी को गर्म करते हैं। तो पानी का उबालना जो भौतिक परिवर्तन है, न कि केमिकल चेंज है। कि निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो आपको जो सिल्वर है, सिल्वर जो है उसकी विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड सब्सटेंस में जो है आप रजत, जिसको सिल्वर कहते हैं। उसके बाद फ्लोरीन अथवा बक्की बॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो C60 जो होता है उसी को फ्लोरीन या बक्की बॉल कहते हैं। तो इसमें 60 कार्बन होता है।
अगला क्वेश्चन है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो कलियां जो है पौधे में दोनों पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरे पर पत्तियां यह पाई जाती है। तो यह याद रखिएगा। यकृत में भंडारित होता है। तो कौन सा विटामिन आपके लीवर में स्टोर होता है? तो जो वाटर सोल्यूबल है वह लीवर में स्टोर नहीं होगा। फैट सोल्यूबल जो है यह लीवर में स्टोर होगा। तो विटामिन बी और सी जो है यह आपको लीवर में स्टोर नहीं होता। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि इसमें बी दिया है। बी भी गलत है क्योंकि इसमें विटामिन बी दिया है। तो सी भी ऑप्शन गलत है, बी सी। तो याद रखिएगा बी सी जो है बेसिकली विटामिन बी और सी यह यकृत में स्टोर नहीं होता है। उसके अलावा ए डी ई के और बी12 स्टोर होता है। विटामिन बी जो है का कई भाग है, बी1 बी2 बी3, लेकिन बी12 जो है केवल यकृत में स्टोर होता है। जनरली बी और सी जो है वह नहीं होता। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है? यह भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ब्लड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी व्यक्ति का रक्त समूह का निर्धारण उसके रक्त में प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से नहीं, सबके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के संयोजन से नहीं, आरबीसी के आकार से कोई मतलब नहीं है। तो किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण उस व्यक्ति के रक्त में प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी शायद 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। तो यह याद रखिएगा, एंथ्रेक्स जो है स्प्लिनिक फीवर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? तो जीव का स्वाद कौन सा नहीं है? तो आपको मसालेदार हमारे जीभ में नहीं है और तीखा नहीं है। मीठा हमारे जीभ में टेस्ट आता है, नमकीन भी आता है, कड़वा आता है, उमामू आता है, खट्टा आता है, मसालेदार और तीखा नहीं है। ये सब टंग में जो टेस्ट बड है वह कहाँ कहाँ होता है, इस पर ये क्वेश्चन। ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। टीनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टीनिया सेलियम, टीनिया सेनिगाटा और टीनिया एशियाटिका के कारण होता है। यह भी पॉइंट सही है, याद रखिएगा। टीनियासिस जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इसी स्थिति को न्यूरोसिस्टोकॉर्सिस कहा जाता है, एनसीसी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आपको सही है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगधर को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो है रेड और ब्लू पिगमेंट को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेड और ब्लू। फाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये अनावृत बीज कहलाते हैं। इस पौधे का जो बीज होता है वो कवर्ड नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अनावृत बीज। जैसे कुछ जो फल है, जैसे मान लीजिए आपको आम हुआ, आम का जो बीज है वह कवर होता है फल से, तो वह आवृत बीज का एग्जाम्पल हो। अनावृत बीज का एग्जाम्पल क्या हुआ? जो बीज कवर नहीं है। तो पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार और साइप्रस जो पौधे है, यह किस प्रकार का बीज है? अनावृत बीज का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो यह जो है आपको सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। यह याद रखिएगा, सेब को सच्चा फल नहीं माना जाता है। फॉल्स फ्रूट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्रूट बट फ्रॉम द फ्लावर और अदर पार्ट ऑफ द टिश्यू। तो जो ओवरी जो है उससे जो फल प्राप्त होता है उसको सच्चा फल कहते हैं। जो ओवरी से प्राप्त नहीं होता उसको हम लोग सच्चा फल नहीं कहते हैं। तो जो सेब है यह एक सच्चा फल नहीं है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो डीएनए को सिंथेसाइज सबसे पहले किसने किया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। आर्थर कॉर्नबर्ग ने अंतः पात्र में बनाया था। निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो ये आर्टिकल 368 की बातें कर रहा है। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए हमको आधे से अधिक राज्य की से सहमति लेना होगा? तो आर्टिकल 368 में सारी आर्टिकल लिखा गया है जो किसमें हमें आधे से अधिक राज्य से सहमति लेना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव को अगर बदलना होगा तो लेना होगा आधे से अधिक राज्य का परमिशन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जो या लोकसभा में कितने जो राज्य का प्रतिनिधित्व उसको चेंज करना है तो हमें आधे राज्य से परमिशन लेना होगा। 7वें अनुसूची की किसी सूची में, तो 7वें अनुसूची को चेंज करना है तो हमें आधे राज्य से परमिशन लेना होगा। राज्य विधानसभा परिषद की समाप्ति, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना है तो हमें भारत के सभी राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अर्थात वहां से सभी को भेजने की जरूरत नहीं है। तो राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु हमें आधे राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं है, 1 2 3 में परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगा। ये सब बातें कहाँ लिखा गया? तो आर्टिकल 368 में लिखा गया। उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम में 5 सदस्य होता है जिसमें एक आपको मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यह पॉइंट सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, तो यह गलत है। पार्लियामेंट के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली नहीं बनाया गया। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के खुद के आदेशों के आधार पर बना हुआ है। तो यह जो है दूसरा पॉइंट गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो यह पॉइंट आपको सही है। आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वह कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही होता है। और उसके बाद है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में हुआ था। तो यह जो है आपको गलत है। यह आपको पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के तहत नहीं हुआ था। यह आपको थर्ड जज किसके बाद आया था? जस्टिस जेएस वर्मा
की कमेटी के बाद आया था। तो ये आपको फर्स्ट जज मामले में नहीं आया था, तो यह जो है गलत है। यह यूपीएससी का क्वेश्चन है, कोलिजियम प्रणाली से संबंधित यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, उसी पर ये क्वेश्चन है। सर बीपीएससी पूछा होगा, लेकिन यूपीएससी में तो आया है ये क्वेश्चन। तो इसका जो है आपको आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 जो है ये आपको इसका सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षित 2 सीट होता था उसको समाप्त कर दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल को अमेंड किया जिसके तहत एंग्लो इंडियन को अब आरक्षण नहीं है, यह कमेंट करके बताइएगा। यह भी आपको 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। बीपीएससी भी पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से नहीं पढ़िएगा तो पॉलिटी का जो आसान नंबर है वो आपसे छूट जाएगा। क्वेश्चन में फिर से बता देते हैं, किस आर्टिकल को अमेंड करके एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 आरक्षित सीट था उसको खत्म किया गया 104वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। वो आर्टिकल का नंबर बताना है आपको, ठीक है, जो भी बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ऐसा नहीं है, राज्यसभा भी आपको अमेंडमेंट करने का जो है रिक्वेस्ट कर सकता है, शक्तिहीन नहीं। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, तो बी ही गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है, यह सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकता है। तो ये धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ठीक है, शक्तिहीन सही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको सही है। ये भी थोड़ा बहुत शक्तिहीन ही मान के चलिए, लोकसभा ही मेन होता है। धन विधेयक के बारे में कौन सा इसको मनी बिल कहते हैं, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में थी, ये गलत है। किस किस अनुच्छेद के या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की आजादी दे सकता है। तो मातृभाषा में जो पार्लियामेंट के मेंबर बोलते हैं या किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 120 ए के तहत होता है, अनुच्छेद 120। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र है, तो कितनी बार भी। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार। भारत में एक आदमी राष्ट्रपति जब तक इच्छा हो बन सकता है अगर उसे पार्लियामेंट की समर्थन प्राप्त हो। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बना था, तो यह है आपको एमसी शीतलवाड़। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो एमसी शीतलवाड़। भारतीय इतिहास में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह बताइएगा। भारतीय इतिहास में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह कमेंट करके बताइएगा। स्वतंत्र भारत में कौन बने विधि आयोग के अध्यक्ष, तो एमसी शीतलवाड़ बने थे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1955। 1955 में पहली बार विधि आयोग स्वतंत्र भारत में बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो एमसी शीतलवाड़ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो अनुच्छेद 83, 172, अनुच्छेद 356, यह सब जो अनुच्छेद है यह आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है यह आपको सूट्स एंड प्रोसीडिंग से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते थे। राज्य विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य जो है किससे नहीं चुने जाते, स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य चुनता है, शिक्षक भी चुनता है, स्नातक भी चुनता है, उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुना जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, जो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसको क्या कहते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, और जो बैंक अपने पास रखता है उसको क्या कहते हैं, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। तो बैंक जो अपने पास रखता है उसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, और जो बैंक RBI के पास रखता है उसको नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का, आपको 71 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उनको चुने, तो प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन भी फेवरेट टॉपिक है, ऐसा कोई भी टेस्ट पेपर नहीं होगा जिसमें प्लानिंग कमीशन पर क्वेश्चन बीपीएससी नहीं बनाता है। तो आपको प्लानिंग कमीशन का भी सारा ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, जो 12 प्लानिंग कमीशन जो अभी तक बना था उसका। तो चौथे पंचवर्षीय योजना का क्या टारगेट था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो चौथे पंचवर्षीय का ऑब्जेक्टिव था जस्टिस विथ ग्रोथ, तो सेवा पर ध्यान नहीं। पंचवर्षीय योजना का क्या था, तो इसमें था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ था इसमें, उद्योग पर ध्यान नहीं। दूसरा पंचवर्षीय योजना पर हम लोग उद्योग पर ध्यान देते। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर था एग्रीकल्चर और बेसिक इंडस्ट्रीज, ये भी गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसमें हम लोग कृषि पर ध्यान दिए थे, यह पॉइंट आपको सही है। इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी गलत, डी जो है सही है, बाकी तीनों गलत है। साधन लागत पर NNP डैश के बराबर है, तो इसमें एडिटोरिया ने आंसर आपको राष्ट्रीय आय दिया है, जो गलत है। ये 2015 से पहले जो नेशनल इनकम जो हम लोग भारत में कैलकुलेट करते थे वो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए तो उन्होंने NNP जो है मार्केट प्राइस पर, जब NNP को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पर, जब हम लोग NNP को कैलकुलेट करता था तो बाजार मूल्य पर जब NNP को कैलकुलेट करते हैं तब जो वैल्यू आता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। कब से बदला, तो 2015 से बदला। साधन लागत अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर कब होता था, 2015 से पहले होता था, लेकिन अभी बाजार लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। तो इसका आंसर आप लोग जो है थोड़ा सा एडिटोरिया ने यहाँ पर मिस्टेक किया है।
उसके बाद है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। उत्पत्ति का जो है आपको नियम, उत्पत्ति का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ओरिजिन। जो चाइना से माल आ रहा है कि यूएसए से माल आ रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उत्पत्ति का नियम, लॉ ऑफ ओरिजिन लिखा रहता है मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन इंडिया, ये सबसे क्या फायदा होता है? तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह बात सही है। उत्पत्ति के नियम से हमें पता चलता है जो हमारा प्रोडक्ट कहां से आ रहा है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और कौन सा शुल्क लागू होगा। बात सही है। जो किस कंट्री से आ रहा है उस अनुसार हम लोग जो है अलग अलग टैरिफ, अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकियों के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो यह सांख्यिकी जो है इसके लिए किया जाता है, डाटा बनाते हैं हम लोग। अभी जैसे मोदी जी जो ट्रंप जो है भारतीय वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामले में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करता है। तो हम लोग किस कंट्री से आयात कर रहे हैं उस पर जो है आपको कर जो है निर्भर करता है, कर और प्रतिबंध। यह बात सही है। यहाँ पर जो चारों पॉइंट जो है यह आपको सही दिया गया है लॉ ऑफ ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित जो प्रणाली भारत में है उससे पूछा कौन कौन सा उपाय क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं यह भी है। बफर स्टॉक का रख रखाव यह भी हम लोग करते हैं। भारत सरकार गेहूं और चावल का बफर स्टॉक रखता है, दाल का भी रखता है, लेकिन गेहूं चावल का तो रखता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक तीनों पॉइंट जो है कृषि विपणन से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है जो किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट 2002 जो पास हुआ था यह किस कमेटी के सजेशन के आधार पर हुआ था? तो यह याद रखिएगा एस.बी. राघवन समिति के सुझाव के आधार पर यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम अर्थात कंपटीशन एक्ट 2002 में पास हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी यहाँ पर है जो विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति और रघुराम राजन समिति। तो हमें जो बैंकिंग सेक्टर से जो रिफॉर्म से रिलेटेड जो अलग अलग समिति है उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए विजय केलकर समिति जो है आपको मेजर टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। मेजर टैक्स इन मॉडर्नाइजेशन, फिजिकल डिसिप्लिन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टैक्स रिफॉर्म से संबंधित विजय केलकर का रिकमेंडेशन है कब का है? तो 2002 का। फिजिकल कंसोलिडेशन 2012 का। रंगराजन कमेटी भी अलग अलग टाइम पीरियड में है, 1993, 1997 और 2012। एस राघवन कमेटी जो आपको 1999 में बना था, इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर आपको कंपटीशन एक्ट 2002 बना, जो आपको भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एस राघवन कमेटी और रघुराम राजन कमेटी जो आपको 2007-2008 में बना था, यह फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के लिए बना था। तो आपको कौन सा कमेटी कब बना है, उस कमेटी का क्या इंपॉर्टेंस था, यह आपको मालूम होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा अधिनियम अर्थात कंपटीशन एक्ट 2002 किस अधिनियम जो है किस समिति के सुझाव पर बना था? तो एस राघवन समिति के आधार बना था। उसके बाद गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए आज की डेट में भारत में एनएसओ जो है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है यह सर्वेक्षण करता है, न कि आरबीआई, नीति आयोग नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनएसओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है यह भी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। इसका संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है आपको भंडारी समिति। यह भी आपको याद रखना होगा भंडारी समिति के बारे में। देखिए भंडारी कमेटी जो है आपको 1994 का कमेटी है। यह जो है रीजनल रूरल बैंक को जो है और बेटर बनाने के लिए यह कमेटी बना था। भंडारी कमेटी 1994। कंसल्टेशन कंटिन्यूड अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर रीवैम्पिंग द रीजनल रूरल बैंक। तो इतना याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक को बेटर बनाने के लिए आपको भंडारी कमेटी 1994 ईस्वी में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? तो भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो इसमें से 8वां पंचवर्षीय योजना जो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित कौन सा आपका पंचवर्षीय योजना था? तो 8वां पंचवर्षीय योजना था। हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और वह आपको याद रखना होगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का क्या ऑब्जेक्टिव था? जैसे देखिए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है ये आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था। उसी तरीके से यहाँ देखिए 8वां पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी जो डीएसओ का एग्जाम हुआ उसमें यह पूछा गया। हर एक बार आपको प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। तो मेन ऑब्जेक्टिव, उसका टारगेट क्या था, हर 5 ईयर प्लान का एक टारगेट होता था, उसमें कितना अचीव हुआ, ये सभी एग्जाम में बीपीएससी और स्टेट पीसीएस पूछता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो यह याद रखिएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था आपको 8 में 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव। गरीबी हटाओ जो है यह किस योजना का था? तो 5 में
पंचवर्षीय योजना का था। उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो यह याद रखिएगा, बिहार में आपको आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे जो है 2006-7 से स्टार्ट हुआ था। बिहार इकोनॉमिक सर्वे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड फॉर द ईयर 2006-7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो यह भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन था, तो इसको याद रखिएगा, जो उड़ीसा को खनिज लवणों का राज्य माना गया है। डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? तो डीवी द्वीप जो आपको आंध्र प्रदेश में है, यह आपको कृष्णा नदी के बीच में है। यह डीवी द्वीप जो है कृष्णा नदी के बीच में एक आइलैंड है। तो यह देखिए, डीवी द्वीप जो है यहाँ पर, यह आंध्र प्रदेश के पास यह डीवी द्वीप है, जो आपको बे ऑफ बंगाल में डीवी सीमा भी कहलाता है, और डीवी द्वीप जो है यह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको डीवी द्वीप दिख गया होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो आर्टिफिशियल बंदरगाह है। भारत में आज की डेट में टोटल कितने मेजर सी पोर्ट है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत में आज की डेट में कितने मेजर सी पोर्ट है? तो यह देखिए, यहाँ पर जो चेन्नई है, चेन्नई पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, जो सी पोर्ट होते हैं उसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक मेजर और एक माइनर, और फिर एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। मुंबई पोर्ट जो है वह नेचुरल हार्बर है, और जो चेन्नई है वो आर्टिफिशियल है। तो यह भी आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा नेचुरल हार्बर है, कौन सा आर्टिफिशियल है। तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। मुर्मा, गोवा, मुंबई, कोच्चि, ये सब नेचुरल बंदरगाह है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं गारो, पहाड़ी, नंदा देवी, कामेत, केटू। निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हमको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें सबसे पश्चिम में, सबसे पूर्व में कौन है? सबसे पूर्व में आपको गारो पहाड़ी है, और सबसे पश्चिम में कौन है? केटू है। अब आपको केटू का भी आइडिया होगा ही थोड़ा सा, और गारो। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है आपको नंदा देवी और कामेत में। तो यहाँ पर जो है यह कौन सा होगा? तो एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, जो कौन सा पहले नंदा देवी है कि पहले कामेत है। तो यहाँ देखिए, गारो तो यहाँ पर है मेघालय में, और आपको केटू कहाँ पर है? तो यह आपको यहाँ पर है। केटू कहाँ पर है? तो केटू जो है यहाँ पर है, और आपको नंदा देवी यहाँ पर है, और कामेट यहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे, तो पूरब से पश्चिम की ओर खासी पहले आएगा, या गारो हिल पहले आएगा। गारो हिल के बाद हम लोग नंदा देवी पहुंचेंगे, फिर नंदा देवी से कामेट पहुंचेंगे, फिर कामेट से केटू पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस हो जाता है, गारो, नंदा देवी, कामेट और केटू। ठीक है, तभी हम लोग ने देखा गारो, नंदा देवी, कामेट और केटू। तो यह जो है 1 2 3 4, तो अरेंज ही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह है आपको बाघेल खंड। यह सब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बेसिकली उसी को यहाँ पर रिवीजन करवाने का कोशिश करवाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो बाघेल खंड है वहां पर आपको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह क्रॉस करता है। तो यह हम लोग एक बार देखिए, यह जो है आपको 69th बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर क्या है? बाघेल खंड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, यह आपको कहां पर क्रॉसिंग करता है? तो बाघेल खंड में यह क्रॉसिंग करता है। यहाँ पर देखिए, ये बाघेल खंड है, ये बाघेल खंड है, ये बुंदेलखंड है, और यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट जो है पास होता है। तो आपको बाघेल खंड को क्रॉसिंग करता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ 23.5 डिग्री जा रहा है। तो बाघेल खंड में आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और 82.5 डिग्री ईस्ट क्रॉसिंग कर रहा है। बुंदेलखंड में नहीं कर रहा है, मालवा में क्रॉसिंग नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघेल खंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाघेल खंड, बुंदेलखंड, यह भी पठार जो है, यह आपको आइडिया होना चाहिए। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ आपको भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमाएं साझा करता है, असम साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर जाएगा। तो एक बार हम लोग मैप में इसको देख लें। तो देखिए, मैप में अगर आप देखिएगा तो यह है म्यांमार, यह है म्यांमार। म्यांमार अपना बाउंड्री भारत का मणिपुर से साझा कर रहा है, नागालैंड से साझा कर रहा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से साझा कर रहा है। असम जो है वह म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। आपको दिख रहा होगा, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है यह म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। यह आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा जो एक प्रकार का प्लेट्यू है, यह आपको कश्मीर में पाया जाता है, जहां पर आपको केसर का उत्पादन होता है। यह इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 11 की ज्योग्राफी में दिया गया है। तो यह कई बार पूछा गया। तो करेबा जो है आपको किस प्रकार की खेती के लिए? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है करेबा? तो कश्मीर में पाया जाने वाला एक प्लेट्यू है, इसको हम करेबा कहते हैं, जहां केसर और सेफ्रॉन का उत्पादन होता है। गंगा के मैदान को एक डैश रूप में वर्णित किया गया जाता है। तो गंगा का मैदान जो है जियो सिंक्लाइन है। दो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपको जो गड्ढा बना हुआ, गड्ढा जो है
आपको क्या हुआ, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से भर दिया गया और उसके बाद आज वह मैदान बना है। तो गंगा का मैदान क्या है, जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन है। पेडिप्लेन और यह पेनिप्लेन नहीं है, कास्ट प्लेन नहीं है, कास्ट प्लेन नहीं है, आपको पेनिप्लेन और पेडिप्लेन यह नहीं है। तो क्या हो गया इसका आंसर, आपको जियोसिंक्लाइन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो डेंसिटी है वो आपको पूछा जाता है और क्लास 11 की ज्योग्राफी में दिया गया है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट का है? तो पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वह किस प्लेनेट का है? सबसे ज्यादा पृथ्वी का है। और इसमें सबसे कम किसका है? तो शनि का है। एक बार हम लोग एनसीईआरटी में देखिए, जो एनसीईआरटी में ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए आपको सैटर्न का कितना है डेंसिटी, 0.70 है। धरती का डेंसिटी कितना है, 0.517 है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा डेंसिटी। यह सभी क्लास 11 एनसीईआरटी में ही यह सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल, यह भी आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अटल टनल जो है यह आपको किस हिमालय पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है? तो पूर्वी पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल पर आपको अटल टनल बना हुआ है। तो यह जो है अटल टनल हाईवे टनल बिल्ट अंडर द रोहतास पास इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो है आपको लेसर हिमालय का भाग है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपको लेसर हिमालय का भाग है। लेसर हिमालय का जो पूर्वी भाग है, जिसको लेसर हिमालय का जो ये वाला भाग, इसको लोग पीर पंजाल रेंज कहते हैं। इस पीर पंजाल रेंज का जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग है, यहाँ पर अटल टनल बना है। यह अटल टनल आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचाता है? तो लेह, मनाली से अगर आपको लेह जाना होगा, मनाली से अगर आपको लेह जाना होगा तो अटल टनल बारालाछा पास से होते हुए लेह जाइएगा। तो यह भी आपको आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में यह पूछा जाता है। हर साल आपको एक पास के बारे में पूछेगा ही, अटल टनल, जवाहर टनल, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। तो यह भी आइडिया आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएगा। देखिए ये आपको 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो अटल टनल इज अक्रॉस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। तो ये आपको ईस्टर्न पीर पंजाल, यह ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी यह दिया गया है, ऐसा नहीं है जो ये रैंडम इंफॉर्मेशन है। तो द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल 9.02 हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। द टनल कनेक्ट्स मनाली टू लेह स्पीति वैली थ्रू आउट। तो ये आपको एनसीईआरटी का ही हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तो अटल टनल का आपको 67 बीपीएससी में लेंथ पूछा है, तो 9.02 किलोमीटर। बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2022 में भी पूछा, अटल टनल या रोहतांग पास ओपन रिसेंटली कनेक्ट व्हिच प्लेस। तो यह आपको लेह से मनाली तक जाने वाले रास्ते पर यह आपको अटल टनल है। तो आपको पासेज के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अटल टनल, जवाहर टनल, बारालाछा पास, यहाँ पे बारालाछा पास है, ये अटल टनल है। तो यह भी आपको पूछा जाता है। खारदुंगला पास, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। जो पूर्वी पीर पंजाल रेंज में आपको मनाली से लेह जाने के रास्ते में अटल टनल आता है, शुरुआत में ही आ जाएगा अटल टनल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कोरल रीफ्स नहीं पाया जाता। तो कैम्बे की खाड़ी में आपको कोरल रीफ, कैम्बे की खाड़ी जिसको आज के डेट में हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, कैम्बे की खाड़ी को क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो ये देखिए कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में आपको प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ पाया जाता है। तो जहां पर भी समुद्र में नदी का पानी आपको मिल रहा है वहां पर आपको प्रवाल भित्ति नहीं मिलेगा। प्रवाल भित्ति जो है फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप मिनिकॉय में आपको मिनिकॉय में यहाँ पर प्रवाल भित्ति मिलता है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं मिलता है। इसको, ये लोकेशन को एक बार हम लोग देख लें। देखिए यह है आपको कोरल रीफ्स इन इंडिया, जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात में मिलता है, ये लक्षद्वीप तो पूरा कोरल रीफ से ही बना हुआ है, अंडमान निकोबार में हमको मिलता है। लेकिन यह जो इलाका है जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी कहते हैं, खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं, यहाँ पर आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी का पानी यहाँ पर आता है जो फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर आने के कारण यहाँ पर क्या होता है? कोरल रीफ्स नहीं बन पाता है। यहाँ पर मालूम है जो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से एक सोन नदी बिहार में भी आता है, यहीं से ताप्ती नदी निकलता है, ताप्ती नदी यहाँ पर आपको मिलता है, गल्फ ऑफ खंबात में गिरता है ताप्ती नर्मदा का पानी। तो रिवर वाटर के आने के कारण यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे इसको बोलिए या गल्फ ऑफ खंबात इसको बोलिए, यहाँ पर कोरल रीफ नहीं मिलेगा। गल्फ ऑफ कच्छ में कोई नदी नहीं मिलता है, लक्षद्वीप में तो कोई नदी मिलेगा, स्कोप ही नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोई नदी का पानी नहीं आ रहा है, और अंडमान यहाँ पर भी कोई नदी तो आने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो कहाँ पर कोरल रीफ मिलेगा और कहाँ पर हमें कोरल रीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ों का चयन करें, जोड़ी का चयन करें।
तो यहाँ पर आपको डेजर्ट, जो डेजर्ट का मिलान करने के लिए, तो गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चाइना के पास है गोबी डेजर्ट, तो यह पॉइंट आपको सही है। कालाहारी डेजर्ट जो है, कालाहारी डेजर्ट आपको अफ्रीका में है, न कि अमेरिका में। कालाहारी कहाँ पर है? अफ्रीका में है, न कि अमेरिका में। थार डेजर्ट जो है कहाँ पर है? तो भारत में है। सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यह गलत है। कालाहारी डेजर्ट के बारे में जो लिखा गया है अमेरिका, वह गलत है। यह आपको कहाँ पर है? यह अफ्रीका में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, यह आप कमेंट करके जरूर बताने का कोशिश कीजिए। जो कोई भी सुन रहे हैं वह कमेंट करके बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। क्वेश्चन फिर बोले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर गोबी डेजर्ट है आपको चाइना और मंगोलिया के पास, यह गोबी डेजर्ट है, जो एक ठंडा डेजर्ट। डेजर्ट भी दो टाइप का होता है, एक हॉट डेजर्ट, दूसरा कोल्ड डेजर्ट। तो गोबी डेजर्ट जो है एक कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत आता है। यह आपको कहाँ पर है? मंगोलिया चाइना के पास बाउंड्री पर। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट आपको साउथ अमेरिका में है। और कालाहारी जो है आपको, कालाहारी ये अफ्रीका में नामीबिया और बोत्सवाना के पास, ये बाउंड्री पर कौन सा डेजर्ट है? तो कालाहारी डेजर्ट है। तो दुनिया के डेजर्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सहारा डेजर्ट जो आपको नॉर्दर्न अमेरिका में सहारा डेजर्ट है। थार डेजर्ट जो आपको इंडिया पाकिस्तान के पास जो है, यहाँ पर थार डेजर्ट है। यह आइडिया होना चाहिए मेजर डेजर्ट के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है अंटार्कटिक डेजर्ट, जो कोल्ड डेजर्ट है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट अगर पूछा जाएगा हॉट डेजर्ट, तब सहारा डेजर्ट होगा। वैसे सिंपल अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिक डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत कम बारिश होता है, बहुत कम बारिश होता है उसको डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट आपको कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। हॉट डेजर्ट में सहारा सबसे बड़ा है और कोल्ड में अंटार्कटिक, और अगर दोनों को मिला के पूछा जाए तो सबसे बड़ा अंटार्कटिक डेजर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो जो मैग्मा आपको धरती के अंदर से निकल के धरती के बाहर आता है, तो मैग्मा को हम लोग लावा कहते हैं। और यह लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय या इग्नियस चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय या इग्नियस चट्टान कहते हैं। अब सादी चट्टान नहीं कहते, क्रिस्टल या रूपांतरित नहीं कहते। यह कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना जो है, यह जो है वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। यह याद रखिएगा, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना। उसके बाद ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं, जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं? तो यह है आपको 179। यह भी देखिए आपको 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यह आपको एनसीईआरटी में लिखा भी गया है। द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स दस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th क्लास, ये तो क्लास 6 का ही एनसीईआरटी है। क्लास 6 7 का जो एनसीईआरटी है वो आपको कितना लाइन बाय लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो एनसीईआरटी चाहे ज्योग्राफी के लिए तो मोस्ट, जितना आपको बायोलॉजी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी एकदम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको है द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स दस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। तो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल? तो 179 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिला का स्थापना बिहार में हुआ था? तो आपको सूफी सिलसिला में, किस सूफी सिलसिला का स्थापना बिहार में हुआ है? तो यह है आपको फिरदौसी। फिरदौसी जो सूफी सिलसिला है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो बिहार में हुआ। तो यह बिहार स्पेशल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे। तो फिरदौसी सिलसिला जो है यह आपको बिहार में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, क्या लेखक कौन है? तो गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो मोहम्मद वली हसन है। मोहम्मद वली हसन। यह अभी 17वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन था। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन यह नहीं है। यह है वली हसन का बुक, जो आपको शायद उर्दू भाषा में लिखा गया है। तो वली हसन का यह बुक है, गरीब हिंदुस्तान। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास जो है आपको कर्नाट वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1097 से 1324। तो इसके समय, इसका जो आखिरी राजा था हरि सिंह देव, इसी के समय में एक विद्वान आदमी हुए ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर जो है सबसे पहले मैथिली भाषा में 2 बुक लिखे, एक है वन रत्नाकर और दूसरा है ध्रुत समागम। और यह मैथिली भाषा में लिखा गया जो है पहला बुक है। अर्थात पूरे उत्तरी भारत में क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया जो पहला बुक है, वो मिथिलांचल में कर्नाट वंश के समय ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया बुक कौन सा है? वन रत्नाकर। तो मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो यह है आपको कर्नाट वंश के समय में हुआ था। इस समय का मेन राइटर कौन था? तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ठीक है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर इसके। ठीक है, और बुक का भी नाम बता दिया, वन रत्नाकर और ध्रुत समागम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाट वंश के बाद आपको कौन सा वंश आता है? ओनेवार वंश। फिर आता है खंडेलवाला वंश। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी। तो कर्नाट वंश पर अभी क्वेश्चन अच्छा आने लगा है। इसके जो सारे राजा, उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। न्यान दे फाउंडर है,
आखिरी राजा हरि सिंह देव है, बीच में और राजा है, उसका नाम मालूम होना चाहिए आपको। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की। तो गोपाल ने नहीं किया था, गोपाल ने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उदंतपुर की थी, उदंतपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल का जो बेटा हुआ आपको धर्मपाल, यह जो है गोपाल का बेटा धर्मपाल जो है, यह आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। तो गोपाल का बेटा धर्मपाल करता है, तो दूसरा गलत है, पहला गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो यह पॉइंट आपको सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण जैसे दर्शन अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो विश्वविद्यालय था तो हर एक चीज तो पढ़ाया जाता ही होगा। तो 3 और 4 इसका सही आंसर है। गलत पूछा तो गलत कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है यहाँ पर आपको गलत है। उसके बाद है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में बना था, इसका गठन फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े हुए हैं। और भी लोग हैं इसमें। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है आपको फूलन प्रसाद वर्मा के घर पर ही ये पार्टी बना था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि जुड़े हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिल्क वस्त्र का उत्पादन के लिए फेमस है? अभी डीएसओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था और हर एक साल ये पूछता रहता है, और सब बिहार के आदमी को मालूम है जो भागलपुर में सिल्क साड़ी मिलता है। तो ये क्वेश्चन सब सही बनाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? और 181। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी जो है आपको जो बेकार साड़ी हो जाता है, कपड़ा हो जाता है, उसको सी के आपको तोशक कंबल से बनाया जाता है। तो सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। तो ये इस पर अभी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है बिहार में। यह फिर से सुजनी न्यूज में है, एक प्रकार की कढ़ाई है। तो जो बिहार के प्योर बिहार के आदमी सब है उनको ये सब आसानी से मालूम होगा। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, पॉइंट सही है। रोहतास जो है पायराइट का भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, यह भी सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया गया है। तो यह सब जो है बिहार का मिनरल से रिलेटेड पॉइंट सही है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो बिहार में जो है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? तो मधेपुरा में। 10 साल में कितना वृद्धि हुआ? 31.12%। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पूरे भारत में किस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। हम बिहार का नहीं पूछे, हम पूछे पूरे भारत में किस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। बिहार में तो मधेपुरा का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा सबसे ज्यादा, किशनगंज ये है, सीमांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, मधेपुरा का 31.12, किशनगंज का 30.44 और सिवान का 22.70। और सबसे कम कहाँ का बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि है? तो वह है आपको गोपालगंज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तो तेलहर कुंड जलप्रपात जो है आपको कैमूर में है। तो किस जिले में कौन सा जलप्रपात है यह भी आपको बिहार स्पेशल में मालूम होना चाहिए। यह कौन सा? कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो यह जो है किस अधिनियम ने किया? यह है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। यह याद रखिएगा। बीपीएससी इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 दिया है, जो गलत है। बेसिकली बीपीएससी इसको गलत कर क्यों दिया? ऐसा तो नहीं जो बीपीएससी रिसर्च करके आंसर नहीं लाया है। बीपीएससी गलती इसलिए किया क्योंकि बिहार सरकार का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें लिखा गया है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार को द्विसदन में बदला गया। तो बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी गलत ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये देखिए, बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी गलत ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो बिहार अटेंडेड सेपरेट स्टेटहुड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द यूनिकॉर्नल लेजिस्लेचर गॉट कन्वर्टेड इनटू बाइकैमरल शिप। यह कहाँ पर है? विधान परिषद.बिहार.gov.in। इस वेबसाइट पर यह इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बिहार का यूनिकॉर्नल लेजिस्लेचर को 2 भाग में बांटा गया, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी आधार पर शायद बीपीएससी जो है इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दे दिया होगा, मेरा अंदाजा है। लेकिन यह इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भी गलत है। बीपीएससी का भी इन्फॉर्मेशन जो आंसर उन्होंने माना है गलत है, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, वो आप बदल नहीं सकता है, और बहुत सारे बुक है जहां से हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो यह जो है आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का स्क्रीनशॉट दिख रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आर्टिकल 60 जो है यह लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात पहली बार प्रोविंस में करता है। और भारत के जो प्रोविंस थे 6 प्रोविंस में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है। देखिए, देयर सेल फॉर एवरी, ये आपको कहां का स्क्रीनशॉट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। घटनाचक्र ने मेहनत करके इसका आंसर सही दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंस, बिहार, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश को उसमें यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, बॉम्बे, मद्रास, असम, ये यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल 60 क्लॉज 1 में। और यहाँ पर यह भी लिख दिया है जो घटनाचक्र कह रहा है, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बीपीएससी और बिहार का जो
लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वेबसाइट जो ये आंसर मान रहा है, ये गलत है। और ये हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। ये कहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी बीपीएससी ने क्या सही माना है और बिहार गवर्नमेंट क्या मानता है, यह भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और सही चीज को समझें। ठीक है, तो इसका आंसर 106 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का जो प्रथम राज्यपाल है, यह आपको जो बने हैं जयराम दास दौलत राम जो है, यह आपको बने हैं। इसका टेन्योर जो था 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक ये रहते हैं आपको बिहार के प्रथम राज्यपाल। जनजाति जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको यह जो है संथाल जो है आपको बांका में मिलता है, मुंडा जो है आपको जमुई में नहीं मिलता है, मुंडा जो है आपको नॉर्थ बिहार में यह जनजाति है, उराव सुपौल में है, ओरन जिसको कहते हैं ओरन, खारबार जो है आपको भागलपुर में मिलता है, खारबार विद्रोह भी यहाँ हुआ था। कमेंट करके बताइएगा खारबार विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ जो मुंडा जमुई जो है यह मिलान गलत है, यह आपको नॉर्थ बिहार में मिलता है। द पॉपुलेशन ये कटिहार में बेसिकली ये मुंडा है। तो यह आइडिया रखना चाहिए। जनजाति एससी एसटी पर भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो जनजाति किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जनजाति है, कहाँ पर कौन सा जनजाति पाया जाता है, यह भी इन्फॉर्मेशन आपको बिहार स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में तैयार करना होगा। उसके बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार का क्या होता है? तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है आपको फ्लोरिकल्चर के लिए, पुष्प उत्पादन के लिए, भागलपुर तो रेशम वस्त्र के लिए है ही, जमुई सोना के लिए है और मधेपुरा में रेल डब्बा का कारखाना खुला है। तो यह जो है यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 109 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था? तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा है? तो कटिहार है। यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया गया इस चारों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कटिहार में। बिहार में यहाँ पर सबसे ज्यादा नहीं है, ये याद रखिएगा। बिहार में आपको कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो पश्चिमी चंपारण में एसटी सबसे ज्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद कटिहार, उसका जमुई, बांका, पूर्णिया। तो अगर ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण देता है तो हम लोग पश्चिमी चंपारण को सही मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में कटिहार दिया है इसलिए हम लोग कटिहार को मान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तरुण प्लस श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया और सफलतापूर्वक चुकाया है। यह पॉइंट सही है। मुद्रा योजना लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, तो यह भी अब तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख कर दी गया है। यह भी पॉइंट आपको सही है। मुद्रा योजना यह भी आपको 2015 में स्टार्ट हुआ था। मुद्रा योजना तरुण प्लस की श्रेणी की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। यह इंपॉर्टेंट, यह जो बात है गलत है, यह आपको 2024-25 के बजट में किया गया था, 24-25 न कि 25-26। तो तीसरा पॉइंट गलत है आपको तरुण प्लस श्रेणी के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा पॉइंट गलत है। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत मुख्य रूप से किसके लिए किया गया है? तो जो बाहर मजदूर सब जाते हैं काम करने के लिए, उसके लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, तो यह याद रखिएगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया है, ताकि अगर कुछ जैसे कोरोना काल में जो ये लोग पैदल चल के दूसरे देश सबसे आए थे, दूसरे देश के दूसरे राज्य सबसे आए थे, उनको जो दिक्कत होता है उन सबके लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया प्लेटफॉर्म। वहां वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और सरकार उन्हें सहायता कर सकता है। तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 5 से बढ़कर 10 होगी। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है आज की डेट में भारत में कितना है? तो 11 है। याद रखिएगा, 10 नहीं 11 हो गया। केंद्र सरकार द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। सही है। संस्कृत पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो यह जो है तमिल जो था आपको पहला भाषा था जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्ज दिया गया था। तो असत्य कथन कौन सा है? तो 1 और 3 जो है असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आज की डेट में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में? तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास किस शहर में खोला गया? तो यह याद रखिएगा, बोस्टन और लॉस एंजल्स में आपको 2 वाणिज्य दूतावास खोला गया, बोस्टन और लॉस एंजल्स में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो राजस्थान में। विषाणु युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में आयोजित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर एयरलाइंस को दिया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, सिंगापुर एयरलाइंस को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दिया है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो है आपको महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो यह पॉइंट आपको सही है। यूनिफाइड पेंशन योजना जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ, पहला राज्य बना जिसमें इंप्लीमेंट किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। तो यह दोनों पॉइंट जो है इसका आंसर
सही है। सत्य कथन जो है आपको क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो देखिए आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट आपको महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑफर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र जो है आपको फर्स्ट स्टेट बन गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो नागालैंड बन गया। चर्चा में रहा क्षेत्र सवीना शोल किस जल राशि से संबंधित है, तो सवीना शोल जो है आपको साउथ चाइना सी से संबंधित है। साउथ चाइना दक्षिण चीन सागर से यह संबंधित है। ये देखिए नागालैंड फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू साइन एमओयू ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को कम करने के लिए आपको नागालैंड ने एमओयू साइन किया है। ये पहला स्टेट बन गया है। ये कब का न्यूज है, तो 3 अगस्त 2024 का यह न्यूज है। ये कब का न्यूज है, तो 3 अगस्त 2024 का न्यूज है। उसके बाद ये जो सवीना शोल जो आइलैंड है आपको, यह चाइना और फिलीपींस के बीच में टकराहट का कारण बना है। तो सवीना शोल इज लोकेटेड इन द वाइल रिच स्पार्सली आइलैंड इन द साउथ चाइना सी। तो ये सवीना शोल आपको न्यूज में था चाइना और फिलीपींस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण। तो यह याद रखिएगा सवीना शोल जो है साउथ चाइना सी में है। सवीना शोल इज लोकेटेड इन द वाइल रिच स्पार्सली आइलैंड ऑफ द साउथ चाइना सी। तो सवीना शोल का संबंध किससे है, साउथ चाइना सी से। यह आपको दिख गया होगा। तो सवीना शोल का संबंध किससे है, तो दक्षिण चीन सागर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया। इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है, तो खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क ग्रुप का उद्देश्य क्या है, खनिजों के संबंध में एक मानक तय करना, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। तो यह याद रखिएगा खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क का काम क्या है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो नासा ने आपको नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओशियन बेसिकली ओशियन 2024 किस देश द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास था, तो ओशियन 2024 जो है यह रूस और चाइना के बीच का नौसैनिक अभ्यास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 127 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है BLSRSAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीआरडीओ भारतीय नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से इसका परीक्षण किया गया। तो यह पॉइंट आपको सही है। यह जो है 2024 सितंबर में यह किया गया था। यह हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली कम दूरी की अत्याधुनिक शक्तिशाली मिसाइल है। तो यह पॉइंट आपको गलत है। VLSRSM का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्टिकल लॉन्च, VL मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। V मतलब वर्टिकल रेंज, वर्टिकल लॉन्च, L मतलब लॉन्च, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सरफेस से हम एयर में मिसाइल का ये काम करेगा। हवा से जमीन में इससे नहीं टारगेट होगा, जमीन से हवा में इससे टारगेट किया जाएगा। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है यह, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है। इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 भारत का पहला पुनः प्रयोग रॉकेट जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह पॉइंट आपको सही है। इसमें इसे इसरो ने विकसित और प्रक्षेपित किया। तो यह पॉइंट गलत है, इसे इसरो ने नहीं किया है। यह तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया जो है मार्टिन ग्रुप के साथ किया था। इसरो ने नहीं किया है, आपको तमिलनाडु का स्पेस स्टार्टअप ने इसे रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन को लॉन्च किया। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है आपको असत्य कथन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायर सेलर मीट जो है 2025 गया भवन पटना में 19 से 20 मई को हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, पटना में हुआ था, 19 से 20 मई के बीच में हुआ था। ठीक है। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में डेलावेयर जगह पर हुआ था। कब हुआ, तो 21 सितंबर 2024 21 सितंबर 2024 को डेलावेयर में यह छठा क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। सही है। प्रधानमंत्री ने पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया। यह योजना LIC के सहयोग से चलाई जाएगी। तो LIC से संबंधित बीमा सखी योजना है जो महिलाओं को हेल्प करेगा। तो यह जो है बीमा सखी योजना के संबंध में तीनों पॉइंट यहां पर सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। यह जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यह बीमा सखी योजना स्टार्ट किया गया है। तो महिलाएं लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एजेंट बने LIC का और लोगों को हेल्प करे, तो उससे संबंधित है। उसके बाद है मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य में स्टार्ट हुआ, तो मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना मई कुई स्वावलंबन योजना जो है आपको झारखंड से है। सी केयर्स वर्जन 2 पोर्टल किस मंत्रालय से, तो सी केयर्स जो है कोल इंडिया से रिलेटेड है। तो केंद्रीय कोल मंत्रालय से संबंधित सी केयर्स में है, जो वहां के जो एम्प्लॉय हैं उस सबके लिए बेनिफिशियल पेंशन और फंड योजना
का है। तो सी केयर्स वर्जन 2.2 पोर्टल किससे संबंधित है? तो कोल इंडिया से रिलेटेड है। उसके बाद पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल पर्यटन मंत्रालय का कौशल विकास से जुड़ा प्रयास है। तो यह पॉइंट सही है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। यह पहल पूरे भारत में 6 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया, जिसमें बिहार का बोध गया भी शामिल है। यह पॉइंट सही है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। अब आपको जो फेमस जगह है वहां पर यह बनाया गया है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यह जो है यहाँ पर आंसर सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्य जो है इसमें 131 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है धरती आबा जन भागीदारी अभियान के जारीकर्ता कौन है? तो धरती आबा किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा को कहा जाता था। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान के जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, धरती आबा जो है ट्राइबल लोग, अर्थात बिरसा मुंडा को बेसिकली धरती आबा कहा जाता था, वो ट्राइबल थे, उसी से संबंधित ये आपको केंद्रीय जनजाति कार्यालय मंत्रालय ने धरती आबा जन भागीदारी स्टार्ट किया। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एस जयशंकर ने। यह क्वेश्चन 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है। तो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के एस जयशंकर, उन्होंने वाई भारत मैटर्स नामक बुक लिखा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक सेकंड है, 2025 में बिहार के पद्म पुरस्कार विजेताओं के बारे में संबंध में बताइए। बिहार को किला के रूप में विख्यात शारदा सिन्हा को चिकित्सा के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिला है, कला के क्षेत्र में मिला। वो डॉक्टर तो थी नहीं, वो गायिका क्या थी। तो यह पॉइंट पहला गलत है। मुसहर समुदाय के साथ काम करने वाली भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया। यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद हेमंत कुमार को गुर्दे की बीमारी की निवारक शिक्षा और उपचार में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। यह जो है आपको यह पॉइंट जो है, एक सेकेंड, यह भी सही है, इसे देख लेते हैं। तो यह पॉइंट आपको सही है, हेमंत कुमार को गुर्दे की बीमारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हेमंत कुमार को अवार्ड दिया गया मेडिसिन क्षेत्र में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण विशेष रूप से पटना शहर में आयोजित हुआ। तो यह पटना शहर में केवल नहीं था, यह आपको बिहार में पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर, तो इतने 5 डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर सब में हुआ था। तो पहला पॉइंट गलत है। खेलों के 2025 संस्करण का शुभंकर गज सिम्हा था। यह पॉइंट सही है। महाराष्ट्र ने 2025 संस्करण सहित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में 5 बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह पॉइंट आपको सही है। महाराष्ट्र को 5 बार टॉप पोजीशन मिला है। 19, 20, 22, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में और 25 में। तो पिछले 3 साल से महाराष्ट्र जो है टॉप पोजीशन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिहार ने 36 पदक जीतकर पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाया है। तो नहीं, बिहार का पोजीशन जो है आपको 15वां है इस बार। तो बिहार शीर्ष 10 में नहीं। तो चौथा गलत है, पहला गलत है। इसका दूसरा और तीसरा जो है यह आपको सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज से संबंधित है। दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड फॉर 5 years फ्रॉम 2020-21 से 2025-26। यह पॉइंट सही है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। बिहार इज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द पीएमएफएमई स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यह भी पॉइंट आपको सही है। बिहार जो है टॉप स्टेट है। द स्कीम प्रोवाइड्स 35% कैपिटल सब्सिडी टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो यह भी पॉइंट सही। तो तीनों पॉइंट जो है इसका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज से रिलेटेड जो है सही है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो इंग्लिश में पढ़ने लगे, हिंदी में निकालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया गया। यह सही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएमएफआई योजना के तहत बिहार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यह भी सही है। यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 35% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। यह तीनों पॉइंट इस योजना से संबंधित सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके 2016 में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया। तो यह पॉइंट सही है। जो इंदिरा आवास योजना था उसी का नाम बदला गया 2016 में। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत साझाकरण अनुपात मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 है। तो यह भी पॉइंट आपको सही है। लद्दाख सहित सभी केंद्र शासित राज्यों को इस योजना के तहत 50% लागत साझाकरण के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। तो जो लद्दाख जो है वहां पर आपको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आता है, न कि 50% है। तो 1 और 2 सही है, थर्ड जो है आपको यहाँ पर गलत है। इसका आंसर पूछा सही कौन सा है, तो केवल ऑप्शन 1 जो है यह सही है। उसके बाद हाल ही में गया जिला का नाम बदलकर गया जी करने की मंजूरी किसने दी। तो गया का नाम जो है आप क्या हो गया है, गया जी। तो यह बात किसने कहा है, तो बिहार सरकार के कैबिनेट ने यह इंफॉर्मेशन पारित किया है। जो अब गया को हम क्या कहेंगे, गया जी। तो बिहार सरकार कैबिनेट ने मंजूरी दी।
उसके बाद है मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी को आपको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। हाँ, सचिन चतुर्वेदी। आप कमेंट करके बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनाया था और हमें कहां से पता चला कि उस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया? दो क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनाया, किस वंश के समय नालंदा विश्वविद्यालय बना, और हमें कैसे पता चला कि वही राजा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया? ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जीआई टैग उत्पादों का उनके संबंधित क्षेत्रों से मिलान करें। तो कतरनी चावल, कतरनी चावल जो है आपको बिहार में ये जो है एक प्रकार का क्या है, चावल तो मालूम है, ये खाने खाद्यान्न है। सुजनी कढ़ाई, सुजनी आपको बताएं जो तोशक कंबल बनाया जाता है, पुराना कपड़ा सबसे, तो वस्त्र कला है। मिथिला मखाना जो है एक जलीय फसल है। मधुबनी पेंटिंग जो है एक पारंपरिक जो है, अच्छा सुजनी जो है इसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट, अच्छा सुजनी जो है वस्त्र कला, अच्छा मधुबनी पेंटिंग जो है वस्त्र कला में आएगा, ये थोड़ा मैच कर लीजिए। मधुबनी पेंटिंग जो है वस्त्र कला है, वस्त्र का, और पारंपरिक शिल्प में आपको आता है सुजनी। तो यह है सुजनी कढ़ाई जो है एक पारंपरिक शिल्प में के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दोनों वस्त्र से ही रिलेटेड है, लेकिन ठीक है। मधुबनी पेंटिंग वस्त्र कला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 140 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2। ठीक है, इस टाइप से जो 140 टोटल जीएस का क्वेश्चन था उसका हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। उम्मीद है यह डिस्कशन आपको यूजफुल लग रहा होगा, आपका रिवीजन अच्छी तरीके से आगामी एग्जाम के लिए हो रहा होगा। आखिरी में 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो जरूर आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़कर पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से हम लोग कल जो है फिर मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर के साथ। कोई भी सुझाव, शिकायत या फीडबैक हो तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि इस आपके सुझाव को हम लोग अगले वीडियो बनाने में जहां तक हो सके इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। यह जो फॉर्मेट हम आपके साथ डिस्कशन करने का कर रहे हैं, कितना आपको सही लग रहा है, या और ज़्यादा डिस्कशन चाहिए, और ज़्यादा इसे डिस्क्राइब करने की जरूरत है, यह भी आप बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।